एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय क्रांति मैम के साथ। मैं हूं आपकी मैम क्रांति और मैं आप लोगों को करवा रही हूं माइंड मैप की सीरीज। सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए मैं साथ साथ कवर करवाती चल रही हूँ। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे CUET हो, नीट हो, JEE का एग्जाम हो या फिर बोर्ड का एग्जाम, आप सभी बच्चों के लिए माइंड मैप सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर्स के माइंड मैप आप लोगों को दिए जा रहे हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप चेक करेंगे तो एक ही प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा जो है सारा हर चैप्टर का माइंड मैप मिल जाएगा। तो इस वीडियो के साथ साथ आपको बाकी हर चैप्टर के माइंड मैप के वीडियो जो है जरूर देखने हैं और ड्रॉ करने हैं। साथ साथ मेरे साथ साथ आप लोगों को ड्रॉ करना है और डेफिनेटली आप लोगों को 2 कॉपी बनानी है। एक बार ड्रॉ करने के बाद एक जो है आप दीवार पर चिपका लीजिए और एक कॉपी रखिए जिसमें आपके पास सारे सब्जेक्ट के हर चैप्टर के है ना माइंड मैप जो है वो होने चाहिए। अगर आप 11th और 12th की तैयारी मतलब कि 11th 12th मतलब दोनों का सिलेबस अगर आपको पढ़ना है, अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट या JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए कि एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट्स का माइंड मैप होना चाहिए, हैंडबुक की तरह, जिसको आप हर जगह जो है अपने साथ रखो। इवन सोते हुए भी अपने साथ रखो, मैं तो कहूँ बेहतर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफी छोटा चैप्टर है और इसका माइंड मैप भी फटाफट मैं आप लोगों को बनवा दूंगी। तो EM वेव्स का यहाँ पर माइंड मैप हम बना रहे हैं। EM वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं, एक तो छोटा चैप्टर है, फटाफट से बन जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है मैक्सवेल इक्वेशंस की। किसकी बात आती है? तो मैक्सवेल इक्वेशंस की बात आती है। तो मैक्सवेल ने क्या किया कि इसके पहले हम लोगों ने जितने भी थ्योरीज, इक्वेशंस जो भी पढ़ा था उसको 4 इक्वेशंस में समराइज कर दिया है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जितना भी इक्वेशन है सब कुछ समराइज कर दिया। तो जो पहला इक्वेशन है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस थ्योरम से रिलेटेड है कि ये जो है ये आपका समाकलन यहाँ पर किया जा रहा है EDA है ना। और यहाँ पर ये DA क्या है? आपका क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर है। और E आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं जो है इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को क्या मिलता है? Q/ε0 वैल्यू मिलती है। तो ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का। सेकंड जो है वो मैग्नेटिज्म के लिए गॉस लॉ का इक्वेशन दिया उन्होंने। तो मैग्नेटिज्म के लिए गॉस लॉ का इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। अब क्योंकि मैग्नेटिज्म में जो है क्या होता है आपका मतलब कि बेसिकली दोनों ही पोल साथ में होता है, तो जब भी ये किसी सरफेस से गुजरता है तो नेट फ्लक्स का मान जो है क्या होता है? 0 होता है। मतलब कि जितनी फ्लक्स लाइंस, जितनी जो क्षेत्र रेखाएं हैं, मतलब कि फील्ड लाइंस आती है उतनी चली भी जाती है। तो जितनी आई उतनी चली भी गई। तो इसलिए हम लोग नेट फ्लक्स की वैल्यू जो है वो 0 कंसिडर करते हैं। और इसीलिए इसके पहले तो जो है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वहां पर हम लोगों को सरफेस पर फ्लक्स की वैल्यू मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर जो है मैग्नेटिज्म के लिए जो गॉस लॉ है वो आपका क्या होता है? यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब इसके बाद जो तीसरा इक्वेशन है आप लोगों का, ये आपका फैराडेस लॉ से रिलेटेड है। तो फैराडे एंड मैक्सवेल इक्वेशन आप इसको बोल सकते हैं। तो ये इक्वेशन तीसरा क्या होता है? इस तरीके से ये आपका जो है लीनियर इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -d∅e/dt। मतलब कि फैराडे ने आप लोगों को इक्वेशन दिया था EMF इज इक्वल टू E इज इक्वल टू -d∅/dt, राइट। तो वहीं से ये इक्वेशन मैक्सवेल जी ने दिया। तो ये मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन। और ये चारों इक्वेशंस आप लोगों को याद रहने चाहिए क्योंकि ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में चारों इक्वेशंस को आप लोगों को मैच द कॉलम करके दे देता है कि कौन सा यहाँ पर गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। तो यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं कि ये आप लोगों का गॉस लॉ है किसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। ये आपका गॉस लॉ है किसके लिए? मैग्नेटिज्म के लिए। और इसके बाद तीसरा वाला जो है वो आपका क्या है? फैराडेस लॉ है, फैराडेस एंड मैक्सवेल लॉ। और जो चौथा है वो आपका क्या है कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम, मतलब कि एम्पियर लॉ जो था आपका, उसको मॉडिफाई कर दिया था यहाँ पर मैक्सवेल जी ने। जिसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं किसी बंद लूप के लिए, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? करंट का μ0 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो केवल एक ही करंट से नहीं, यहाँ पर एक जो है आपका कंडक्शन करंट यानी कि चालन धारा और एक पार्ट जो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि विस्थापन धारा। तो इस तरीके से 2 पार्ट से मिलकर के ये करंट बना होता है। ये उन्होंने बाद में दिया। मतलब कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो कंडक्शन करंट चालन धारा कहला रही है। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो आवेश के फ्लो के कारण, मतलब कि आवेश जो है अपना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर जो है मिलता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट ये वाला जो सेकंड पार्ट है आपका ID, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट से। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर जो है 4 इक्वेशंस जो है वो मिल गए हैं, राइट। अब इसके बाद जो है हम डिस्प्लेसमेंट करंट की ही बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट की जो थ्योरी है ये ID इज इक्वल टू ये E0 और ये हो गया d∅/dt। तो ये जो इक्वेशन है आप लोगों को बेसिकली मिलता कहाँ है? तो मिलता कहाँ से? तो ∅ इक्वल टू Q/ε0। अगर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अवकलन अगर करते हैं तो क्या होता है कि ये वाला पार्ट आपका d∅/dt हो गया
और इस पार्ट में आपका ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो जाता है dq by dt। तो ये dq by dt को हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम क्या कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट करंट मिलता है, राइट। तो इसको मैं मिटा रही हूँ, ये डेरिवेशन मैंने आप लोगों को रिवीजन करने के लिए बता दिया था। आप लोगों को फाइनल रिजल्ट ही यहाँ पर लिखना है। चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो phi is equals to EA is equals to Q upon epsilon naught, और हम लोगों ने क्या किया, फिर दोनों तरफ दोनों पक्षों में जो है डिफरेंशिएशन किया इसका, d phi by dt is equals to क्या हो जाता है यहाँ पर, ये हो जाता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाता है dq by dt, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिला, id is equals to एप्सिलॉन नॉट d phi by dt मिला, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोगों को मिला। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये ऊपर वाला इक्वेशन मिटा देते हैं क्योंकि माइंड मैप है, तो दो बार इक्वेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद एक इक्वेशन आता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और बेसिकली इस चैप्टर में इसके बारे में ज्यादा थ्योरीज आप लोगों को नहीं दी गई है। सिंपली आप लोगों को ये इक्वेशन ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलो तो इन सारी चीजों को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि ये हमारा काफी नीचे हो गया, इसको कर देते हैं हम जरा सा ऊपर, हाँ। और क्योंकि ये तो छोटा चैप्टर है तो इजीली एडजस्ट हो जाएगा, है ना। पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला लिख दिया हम लोगों ने। पॉइंटिंग वेक्टर के बाद जो है और फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बेसिकली समझ लेते हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मान लो कि कहीं पर भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो की वजह से उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। या फिर हम क्या करते हैं कि किसी कंडक्टिंग वायर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाए, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन्फ्लुएंस होकर के प्रेरित धारा जो है किसमें, वो कंडक्टिंग वायर में जो है क्या होती है, क्रिएट होती है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि ईएम वेव चैप्टर में दोनों के बीच के रिलेशन को बताया गया है। तो यहाँ पर अगर मान लो कि हम क्या करते हैं कि मान लो कि जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वेव है, ठीक है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि वैसे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स की डायरेक्शन में होता है और मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर दोनों के आपस के रिलेशन की बात करें तो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे के लंबवत होगा। तो यहाँ पर इसके लिए अगर बनाए तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर जो ग्राफ है वो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मतलब वेव का जो प्रोपगेशन है, मतलब जो तरंग की गति है वो आपके दोनों के लिए तरंग की गति सेम डायरेक्शन में हो रही है। तो मान लो कि हम इसको जो है z एक्सिस कंसीडर करें, ये x एक्सिस और ये अगर y एक्सिस कंसीडर करें, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड के लिए जो वेव्स है वो एक ही डायरेक्शन में क्या हो रही है, प्रोपगेट हो रही है, मतलब कि ट्रैवल कर रही है, राइट। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर जो है इनके बीच का जो रिलेशन है उसके लिए हम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो बेसिकली जब इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो Ex इज इक्वल्स टू E नॉट साइन, और अगर ये b मतलब कि इसके लिए लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो b नॉट साइन, मतलब कि दोनों ही साइनसोइडल फंक्शन है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि साइन के साथ क्या रहेगा, मतलब आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रहेगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ओमेगा टी के साथ रहेगा और क्योंकि z एक्सिस में ही यहाँ पर वेव प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो कितने वेव्स प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो वेव्स का नंबर भी यहाँ पर मैटर करता है। तो यहाँ पर ये k जो है ये वेव्स का नंबर है, k z, क्योंकि z डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, माइनस ओमेगा टी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, और ये भी आपका kz माइनस ओमेगा टी दोनों के लिए यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो इक्वेशन लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। अब किसी एक फील्ड का इक्वेशन देकर के आपको दूसरे फील्ड के लिए इक्वेशन लिखो करके पूछ देगा, तो उसके लिए आपका बेसिकली क्या होता है कि E नॉट और B नॉट, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होता है ना। तो उनका जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है प्रकाश की चाल के साथ, मतलब की वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ, C इक्वल्स टू E नॉट अपॉन B नॉट, है ना। और इसका ये इसके लिए एक फॉर्मूला ये भी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मीडियम रहा तो मीडियम के केस में ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू E बाई B, और ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1 अपॉन म्यू और एप्सिलॉन, ये मीडियम के लिए हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इन वेव्स के जो प्रोपगेशन है, मतलब कि तरंग के संचरण के लिए बेसिकली माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वायु या निर्वात में भी निर्वात में भी, वायु में तो ट्रैवल करेगी, निर्वात में भी ट्रैवल करेगी, तो माध्यम को जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है दोनों ही इक्वेशंस को देखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। हाँ, अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी की। तो इसको भी पहले जो है एडजस्ट करके लिख लिया जाए। ये आपका है बी वाई, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है हम क्या लिखेंगे, बेसिकली एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे दोनों के लिए ही, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो एनर्जी डेंसिटी मतलब कि ऊर्जा घनत्व, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E RMS का स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व, ठीक है, 1/2 और ये हो जाएगा B² ठीक है। और दोनों ही वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी, दोनों ही वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, दोनों ही वैल्यू इक्वल होती है, और टोटल जो एनर्जी डेंसिटी है वो दोनों का सम होता है डेफिनेटली। तो आप लिख सकते हो U इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों को ऐड करके भी आप लिख सकते हो, बट मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर क्योंकि ये दोनों फॉर्मूलाज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ये जो इक्वेशंस है इसको सही से थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये लिख लिया। अब बारी आती है, देखो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, स्पेक्ट्रम्स की बारी आती है, बस स्पेक्ट्रम रह गया, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट कंप्लीट कर दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्या, EM वेव्स के लिए स्पेक्ट्रम्स, ठीक है। अब देखो स्पेक्ट्रम अगर निकलती है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है अलग अलग वेवलेंथ के लिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, अलग अलग रेंज में अलग अलग रेस किरणें जो है निकलती है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है गामा किरणों की, गामा रेस की हम यहाँ पर बात करेंगे। बेसिकली ये जो है लोएस्ट वेवलेंथ की है ना, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की जो है क्या होती है, रे होती है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो है ये रे होती है। इसके लिए जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ इतना छोटा है कि 0.1 मतलब कि मीटर से जो है लेस देन के रेंज का यहाँ पर क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब क्योंकि जो एनर्जी है E इज इक्वल टू H न्यू होता है, तो क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति जो ज्यादा है, तो इसलिए जो है डेफिनेटली इस गामा रे की, गामा किरण की जो भेदन क्षमता होती है ना, वो आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो वो सब चीजें भी आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। वैसे मैंने वो सारी चीजें आप लोगों को कवर करवा दी है ऑलरेडी जब हम लोगों ने न्यूक्लियाई वाला चैप्टर पढ़ा था। तो और बाकी इसका यहाँ पर यूज कहाँ पर किया जाता है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गामा रे की बात करेंगे कि स्पेक्ट्रम में जो गामा रे है वो हमारी होती है, और गामा रे जो है ये आपकी सबसे छोटी वेवलेंथ की किरणें होती है, गामा वेव्स है ना, गामा रे या फिर बोल सकते हैं, है ना। और ये जो है आपकी होती है लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर रेंज की। वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम, और क्योंकि वेवलेंथ कम है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, H न्यू। और जितनी भी रे जो है जब मतलब कि यहाँ पर स्पेक्ट्रम में हमें जब मिलती है तो ये फोटोन के कण एमिट करती है, उत्सर्जित करती है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे जो है हम लोगों को जो इसकी एनर्जी है वो H न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी की होती है, मतलब कि इसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। और इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कैंसर के इलाज में, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बेसिकली आप लोगों को जो है वेवलेंथ का रेंज पता होना चाहिए। वेवलेंथ का रेंज पता है तो अपने आप लोगों को जो है फ्रीक्वेंसी का रेंज समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो है इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में इसका यूज किया जाता है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब गामा रे के बाद हम लोग बात करते हैं एक्सरे की। तो बेसिकली एक्सरे का जो यूज है ये आपका मेडिकल फील्ड में किया जाता है। लिख सकते हैं आप, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब इसकी जो वेवलेंथ की जो रेंज होती है ये आपके गामा से थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। और ये जो रेंज है आपकी लैम्डा के लिए रेंज 1 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻³ नैनोमीटर के रेंज में होती है। ये भी काफी कम ही है लेकिन गामा से थोड़ी ज्यादा है, और इसका यूज हम लोगों ने देख लिया मेडिकल फील्ड में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। और इसके बाद जो तीसरा रे हम लोगों को लिखना है वो है आपका यूवी रे, पराबैंगनी किरणें जिसको हम बोलते हैं। और इस रेंज की जो स्पेक्ट्रम मिलती है इसके लिए जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर के रेंज में। और इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आई सर्जरी में यूज किया जाता है। याद रखना, आई सर्जरी के लिए यूज करते हैं। वाटर प्यूरिफायर आप लोगों ने ऐड देखा होगा टीवी में कि यूवी प्रोटेक्टेड ऐसा करके कुछ दिखाता है, तो वो जो आपका उपयोग है आई होप कि आप लोगों को इजीली याद रहे। वाटर प्यूरिफायर में यूज करते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जीवाणुओं को
नष्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूवी रे का यूज। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपकी जो दृश्य प्रकाश है ना, विजिबल लाइट जिसको हम बोलते हैं, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। बेसिकली ये जो आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी देखा होगा, तो स्पेक्ट्रम जो है वो किसी भी आइटम के लिए, किसी भी तत्व के लिए जो है वो मिल सकता है। और बेसिकली जब स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारा जाता है तो वहां पर उसकी स्पेक्ट्रम जो है वो निकल करके आती है, और फिर वो डिपेंड करता है कि कौन सा तत्व है उसके ऊपर, कि कौन से रेंज में जो है स्पेक्ट्रम लाइन मिलती है। और जब हम यहाँ पर बेसिकली प्रकाश किरण की बात करें तो उसके लिए हम लोगों को ये सारी स्पेक्ट्रम लाइन्स मिलती है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम जो है हम लोगों को यूवी रेंज में, दृश्य प्रकाश के रेंज में और अवरक्त रेंज में, केवल इन 3 रेंज में ही मिलती है, राइट। लेकिन प्रकाश किरण के लिए हम लोगों को ये टोटल 7 रेंज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें से चौथे रेंज की अभी हम बात कर रहे हैं। तो दृश्य प्रकाश के लिए जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ की वैल्यू 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर के रेंज में होती है। चाहो तो आप फ्रीक्वेंसीज को भी याद रख सकते हो, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और दृश्य प्रकाश के लिए जो इसका जो यूज है, तो बेसिकली जो है डेफिनेटली चीजों को, वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग दृश्य प्रकाश की वजह से ही अपने आसपास की सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि देखने के लिए यूज होता है। और दूसरा जो फोटो सेल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसमें यूज होता है जो फोटोग्राफिक फिल्म है। फोटोग्राफिक फिल्म में जो आप लोगों को पिक्चर फोटो में जो दिखाई देती है ना, वो केवल और केवल आपके इस दृश्य प्रकाश की वजह से ही दिखाई देती है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणों की हम बात करते हैं। तो 5th पॉइंट है इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें। ठीक है, तो जब हम अवरक्त किरणों की बात कर रहे हैं तो इनके लिए तरंगदैर्ध्य की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो तरंगदैर्ध्य है वो 1 mm से लेकर के 700 नैनोमीटर के रेंज में इनकी वेवलेंथ पाई जाती है। देख सकते हैं आपकी वेवलेंथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है ना। और इंफ्रारेड जो लाइट है, इसका जो यूज है वो कहां पर किया जाता है, तो नाइट विजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो लाइक जैसे कि रात को कई जानवरों को बहुत अच्छे से दिखाई देता है, तो मतलब कि उनकी आंखों में जो है इंफ्रारेड लाइट्स जो है वो दिखाई देती है, इसलिए वो अच्छे से देख पाते हैं नाइट में, जैसे उल्लू, बस बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर अगला जो है वो हम लिखेंगे माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, अच्छा, जब हम माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म तरंग की बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली माइक्रो ओवन, जब हम नाम सुनते हैं तो वहां पर नाम में ही शामिल है कि भाई सूक्ष्म तरंगों का ही वहां पर यूज किया जाता है, माइक्रोवेव, इसीलिए उसका माइक्रोवेव ओवन उसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो यूज है वो आप लिख लीजिए माइक्रोवेव ओवन। और इसके अलावा इसका जो यूज है वो राडार सिस्टम में भी किया जाता है ना, सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल। और इसका जो वेवलेंथ का जो रेंज है वो होता है 0.1 मीटर से लेकर के आपका 1 mm तक के रेंज का होता है माइक्रोवेव, राइट। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट जो है आपका क्या है, 7th पॉइंट जो है वो है आपका रेडियो वेव। तो सबसे ज्यादा जो है रेडियो वेव्स जो है हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। और जो हमारा जितना भी संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो आपका इंटरनेट है, जो फोन है, फोन के जो सिग्नल्स हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है रेडियो वेव्स में ही, वेव्स ही मतलब यही तरंगे इस्तेमाल की जाती है। एफएम रेडियो सिग्नल हो तो एएम और एफएम रेंज की जो मतलब तरंगे हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल करी जाती है। एक चीज इंफ्रारेड वाले में लिख लीजिए, नाइट विजन के अलावा साथ ही साथ जो आपका रिमोट होता है ना, रिमोट टीवी का रिमोट जो होता है, वहां पर भी आप लोगों का जो है इंफ्रारेड रेज इस्तेमाल किया जाता है। हर चीज के रिमोट में, चाहे एलईडी लाइट का रिमोट हो या किसी भी चीज का रिमोट हो। हम बात कर रहे थे वैसे रेडियो वेव की, तो इसका जो तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो 0.1 मीटर से जो है ज्यादा होता है। और ये रेडियो सिग्नल्स में, एफएम में, है ना, यूज करी जाती है। टीवी सिग्नल्स के लिए यूज करी जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए लिख सकते हैं आप, सारा का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इसी के रेडियो वेव से ही होता है आप लोगों का, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट होता है। एक पॉइंट छोटा सा रह गया है, मतलब कि जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब कि जो तरंग का संचरण है ना, वो मैं उसके लिए क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पर। अच्छा हुआ, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब कि जो तरंग का संचरण है, इसके लिए जो इक्वेशन है E क्रॉस B में भी आप लोगों को पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं रह गया, हाँ सब कुछ बता दिया है मैंने। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। चैप्टर का पूरा माइंड मैप हम बना चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के माइंड मैप के साथ। और सारे माइंड मैप्स की वीडियो आप जरूर देखिए। आई बटन में आप लोगों को जो है सारे चैप्टर्स का आप लोगों को प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये माइंड मैप्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे, आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आ रहे होंगे हर तरह के एग्जाम्स के लिए। आप बच्चों की डिमांड पर ये वीडियोस मैं लेकर के आई हूँ, तो इसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ये माइंड मैप के वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। डेफिनेटली आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, बट आप अपने जो विचार है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप सबके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहती है मेरे को, डेफिनेटली सबके रिस्पॉन्स भी मैं आप लोगों को करती हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और तब तक के लिए बाय बच्चों।